हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो आज सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक हमें आज का पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये वीडियो उतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो बहुत शॉर्ट है, तो बहुत आसानी से वो हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता है होती ही आसान हो जाती है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाती है। चलो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको मैं साफ कर देता हूँ, तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहले फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, वो होता है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लिखो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं देखते हैं। चलो आप देखो, आपको मैंने बताया था कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास एल्डिहाइड्स कीटोन्स भी बन सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बन सकते हैं। तो आप देखो, अगर अल्कोहल्स की हम, ये जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं इनकी हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। एक पॉइंट लिखो, प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लिखो यहां, प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आगे लिखो एक पॉइंट, विद ऑक्सीडेंट्स लाइक KMnO4 इन एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आप एक बार इसको पढ़ो, आगे मैं बताता हूं आपको। एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, R/CrO3 और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक, ये आपको इतनी थ्योरी लिखनी जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही आप लिखोगे। तो अगर आप कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख रहे हो, थोड़ी सी थ्योरी और साथ में रिएक्शन दे रहे हो तो बहुत बेटर है। अगर आप रिएक्शन नहीं लिख रहे हो, सिर्फ ये थ्योरी लिख रहे हो, तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। रिएक्शन लिखना यहाँ 100% जरूरी है। ठीक, चलो देखो यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ लिखा है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करके। सिंपल, ठीक। तो ये हमारे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में विद ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स का डेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक, तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे KMnO4 इन एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। मतलब KMnO4 को यूज कर लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या जिसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एक ही चीज होती है। ठीक है, अच्छा, एसिडिक, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन, मतलब या आप एसिडिक मीडियम ले लो या न्यूट्रल ले लो या एल्कलाइन ले लो, कोई भी ले लो तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी यहाँ से। या फिर CrO3 से ऑक्सीडेशन कर सकते हो और K2Cr2O7 से कर सकते हो इन एसिडिक मीडियम। इनको आप अगर लोगे तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। तो अभी देखो सीधी सीधी हम देखते हैं रिएक्शन। तो लिखो पहले एक अल्कोहल और वो होना चाहिए प्राइमरी। तो हम लिख देते हैं यहाँ फर्स्ट CH3 CH2OH, ये एक अल्कोहल है। तो ऑक्सीडेशन करानी है, आपको पता है ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या लेना है, यहां से कोई भी ले लो, यहां ले लो
एल्कलाइन में ले लेता हूं, एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड स्टेप में H3O+, ठीक। और यहां से हमारा क्या होगा, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये सीधा सीधा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको पता है ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन होता ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप क्या करो, ये पहला CH3 तो वैसे ही लिखोगे, इसको ऐसे ही लिख दो CH3, और ये जो हमारा ये वाला C है इसको ऑक्सीडाइज करा दो, मतलब इसको COH बना दो, बस COOH यही लिखना है आपको। तो ये बन गया CH3COOH, और ये आपको पता है कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो ऐसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। आप देखो यहाँ हमने H3O+ क्यों लिया, ठीक है। आप देखो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि अगर हम सिर्फ ये इससे ऑक्सीडेशन कराएंगे, एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना वो ऐसा बनेगा, CH3COOK बनेगा। K क्यों बनेगा, K यहाँ पोटाशियम है ना ये वाला, तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा CO- K के साथ। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ डालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो H2O और H+ ये दोनों जुड़ के ही H3O+ बनाते हैं, ठीक है। देखो ना, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, वाटर के इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और H3O हो जाता है, और ये लोन पेयर देता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप देखो जब ये वाला हम हाइड्रोलिसिस, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये कराएंगे, तो ये वाला CH3COK है ना, जो ये K यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, K यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CH3COOH बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला स्टेप ना कराएंगे तो ये फिर ऐसा बन के रह जाएगा, ये फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने H3O+ यूज किया, वो एक किस्म की हाइड्रोलिसिस करेगा, इस K को यहाँ से हटाएगा और इसकी जगह H लेके आएगा, बस ये आपको याद रखना है। तभी यहाँ लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में हमें एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराना है, सेकंड स्टेप में H3O+ डालना है, ठीक, और यहाँ से बनेगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, हमारा एसिटिक एसिड। और की एग्जांपल ले सकते हो आप, देखो जैसे मैं बोलूं आपसे, ये वाला, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH2OH लगा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन करा दो। तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप यहां से कोई भी ले लो, एल्कलाइन ले लो। देखो ये वाला स्टेप आप तभी करोगे अगर आप एल्कलाइन ले रहे हो, ठीक है। अगर एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हो तो फिर H3O+ लिखना पड़ेगा। अगर आप एसिडिक KMnO4 ले रहे हो तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर अपने आप ही H+ कहीं से इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी में आप सीधा सीधा ऐसा ही ले लो, अभी एल्कलाइन KMnO4, ठीक। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो एल्कलाइन होता है ना सिस्टम, एल्कलाइन में, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, मतलब बेस। तो आपको पता है जब COOH बनेगा ना ऑक्सीडेशन होने के बाद, तो ये जो H होता है इसका ये होता है एसिडिक H। ये हम आगे वाली केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे। एसिडिक H का मतलब है, ये देखो ना, ये एसिड का H है तो एसिडिक H ही होगा ना। तो एसिडिक H को बेस जो क्या करता है, निकाल लेता है। मतलब अगर मीडियम एल्कलाइन होगा, एल्कलाइन, तो ये क्या करेगा, इस H को निकाल लेता है, तो यहां से COO- बन जाता है, ऐसा बन जाता है। तो अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो इस H को निकाल लेगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फिर ये H को नहीं निकाल पाएगा ना, फिर ये H एज इट इज ऐसे रह जाता है, ठीक है। तो यही रीजन होता है, अगर एसिडिक मीडियम हो तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है दूसरा स्टेप। तो अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो हमें दूसरे स्टेप में ये भी करना पड़ेगा, यहाँ से H3O+ भी लगाना पड़ेगा। तो आप देखो इसको आप ऑक्सीडेशन कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, सीधा इस कार्बन की करा दो, ठीक है। तो बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, ठीक है, और यहाँ COOH लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ऐसे करके इस मेथड से हम प्रिपरेशन करा सकते हैं। अब देखो एक और रिएजेंट है, ये जो रिएजेंट होता है ना CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हम लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना अभी, यहाँ ये वाला बाई CrO3 RK2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। जब हम CrO3 को एसिडिक मीडियम में लेते हैं, देखो एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ H2SO4 यूज किया है, तो इस रिएजेंट को बोलते हैं जोनस रिएजेंट, ठीक है। ये आप याद रखना, ये आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, जोनस रिएजेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूज करके भी आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है ना, तो आप सीधा सीधा यहाँ ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। इसको शॉर्ट रखना है, जितना आप लेंथी करोगे उतना आपको ये याद भी रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट। एक एग्जांपल आप लिख लो
और बाकी वाली आप एग्जांपल खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, आपको पता है सिर्फ ये वाला जो कार्बन है इसको ऑक्सीडाइज करा दो, COH बना दो इसको, बस और कुछ नहीं। ठीक। दूसरा देखो, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से ये हमें मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो आप देखो ये वाली चीज हमने पहले भी पढ़ी है, हमने जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, हमने वहां देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो हमने देखा था एल्डिहाइड्स आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कीटोन्स जब होते हैं तो उनको इतना आसानी से नहीं हुआ जाता है, मतलब कीटोन्स जो होते हैं इतना आसानी से नहीं होते, जब कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनाते हैं, तो ये आपको पहले से ही पता है। तो तभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधी सीधी रिएक्शन कि हमारे जो क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं ना, CH3CHO, ये आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 वगैरह आपने पहले पढ़ा है चैप्टर, आपको पता है, KMnO4 वगैरह यूज करो तो ये आसानी से किस में चेंज हो जाते हैं, CH3COOH बन जाएगा, बस CH3COOH। तो ये हमारा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बन जाता है। ठीक है, यहाँ KMnO4 ले सकते हो आप। ठीक। तो अगर आप देखो, अगर आप एल्कोहलिक ले रहे हो, एल्कोहलिक नहीं एल्कलाइन, एल्कलाइन ले रहे हो तो आपको यहाँ H3O प्लस भी बाद में डालना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये K जो है ना, ये K इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है एल्डिहाइड, ऐसे कन्वर्ट होते हैं। और कीटोन्स कैसे कन्वर्ट होते हैं आपको पता ही है, कोई कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, आप एक काम करो, इसको छोड़ो, इसको आप समझने के लिए ऐसे लो, ये हमारा ऐसा है CH2R, यहाँ CH2R, थोड़ा चेन लंबा करके ले लो, इस R को R डैश बना दो। तो अब क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको पता है ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वगैरह यूज करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने पिछले वाली रिएक्शंस में पढ़ा है, तो साथ में हीट करोगे तो आपको पता है कि एक साइड वाला तो इसको ले लेगा, मैंने आपको बताया था, ये एक पार्ट तो इस CO को ले लेगा, तो क्या बनेगा RCH2COOH, तो लिखोगे RCH2COOH। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एक ने ये वाला ले लिया पार्ट, और दूसरे की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी RCOOH। देखो ये R है तो ये CH2 बचा है, तो RCH2 को COOH बना देना है बस, प्लस R डैश COOH, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। ठीक, और अगर एक चेन, एक साइड वाला लेंथी है एल्काइल ग्रुप और एक साइड वाला छोटा है, तो उस टाइम क्या होगा, आप देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ CH3 ले लूँ मैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 CH3 ये वाला है, तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना पड़ेगा। ये मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो आपको पता है इस केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये वाला ग्रुप उसके साथ जाता है जो छोटा एल्काइल ग्रुप होता है, तो क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, लिखो यहाँ CH3COOH बनेगा, प्लस ये वाला CH3CH2 तो ये रहेगा, ये वाला CH2 जो है COOH बन जाएगा, बस CH3CH2COOH आएगा, CH3CH2COOH। तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनता है इस केस में, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बना है। ठीक, तो ये हमारे होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट करना है। आपको एग्जाम में सिर्फ अगर पूछ लिया जाए कि हाउ कैन यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्कोहल्स, तो आप बोलोगे, इस थोड़ी सी लाइन लिखोगे कि इनको हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा लिख के एक रिएक्शन दे दोगे, बस तो हो जाएगा। 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप 2 रिएक्शन लिख दो, तो फिर 1 मार्क्स आपका कोई नहीं काट पाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम देखते हैं तीसरा मेथड। ठीक है, तो इसको मुझे साफ करना पड़ेगा, आप एक बार इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अभी देखो, देखते हैं तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और वो होता है हमारा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। देखो, थर्ड मेथड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, या जिनको हम साइनाइड भी बोलते हैं,
ठीक है, एंड अमाइड्स। अमाइड्स और नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप ऐसे कर लो। देखो शॉर्ट में आपको बताता हूं बिल्कुल। देखो आपको पता है ना नाइट्राइल्स क्या होते हैं और साइनाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो नाइट्राइल और साइनाइड एक ही चीज होती है, इनमें ये ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, ये होते हैं हमारे साइनाइड या इन्हीं को नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो आप यहां एक पॉइंट ऐड करो, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स। लिखो, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स। ठीक है, आगे आप लिख सकते हो एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ, एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स in presence of H plus or OH minus as catalyst। ठीक, तो आपको लाइन समझ में आ गई होगी सीधी सीधी कि नाइट्राइल्स और हाइड्रोलाइज, मतलब नाइट्राइल्स की हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं टू अमाइड्स। तो फिर क्या बनते हैं, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करके अमाइड्स बनते हैं, और अमाइड्स को फिर हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज कर सकते हैं H प्लस या OH माइनस की प्रेजेंस में। H प्लस या फिर OH माइनस यहाँ कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखो आप एक साइनाइड लिख दो, या फिर जिसको नाइट्राइल बोलते हैं वो लिख दो। लिखो हमारे पास है RCN, ये RCN। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहां लिखो प्लस H2O लिखना है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन प्लस 2H2O, और किसके प्रेजेंस में होती है, H प्लस और OH माइनस के प्रेजेंस में होती है, और थोड़ा सा हीट। ठीक, तो यहां से पहले क्या बनेगा, यहां से आप लिखो पहले बनेगा यहां RCONH2, ये बनेगा। और ये क्या होता है, ये एसिड अमाइड है, आपको पता है ये हमारा कोई नाइट्राइल है। नाइट्राइल का मतलब है कोई साइनाइड है, यहां से पहले अमाइड बनता है। अमाइड का मतलब है एसिड अमाइड, ये एसिड अमाइड बनेगा। अब फिर से जब क्या होगा, जब फिर से रिएक्शन होगी तो मतलब H प्लस और OH माइनस फिर से दोगे और थोड़ी सी हीट कराओगे, और ये NH2 है ना जो, ये बन जाएगा हमारा, देखो यहां से बन जाएगा ये RCO है, तो यहां से बन जाएगा RCO, यही रहेगा, और OH यहां ऐड हो जाएगा, प्लस ये NH2 है ना, तो यहां से एक H प्लस इसके साथ मिलेगा, तो यहां से NH3 मिल जाएगा हमें, NH3 मिल जाएगा। और ये क्या होता है, अमोनिया गैस, और ये RCOOH है। ठीक, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं यहां से, जैसे सपोज ये आ जाए आपको, ये बेंजीन रिंग है, ऊपर CN लगा है, तो आप क्या करोगे, प्लस 2H2O इसके साथ करा के साथ में यहाँ लिखना है H प्लस या फिर OH माइनस। ठीक, और साथ में थोड़ी सी हीट करानी है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, आपको पता है ये CN जो है ना, ये चेंज हो रहा है CONH2 में पहले स्टेप में। तो आप लिखोगे पहले स्टेप में क्या बन रहा है, बेंजीन रिंग ये, और CONH2 बन रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही H प्लस और OH माइनस यहाँ लिखना है आपको, और यहाँ ये हीट लिखनी है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से COOH बन जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, प्लस NH3 रिलीज हो जाएगा बस। तो आपको ये याद रखना है, जब यहाँ H प्लस आएगा, ऐसे याद रख सकते हो, ये वाला H प्लस इस NH2 के पास जाएगा तो NH2 NH3 बन जाएगा, तो NH3 गैस होती है वो निकल जाएगी बाहर, और OH वाला पार्ट जो है वो इस RCO इसके साथ OH वाला पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो, H प्लस यहाँ आएगा और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो RCOOH बन जाएगा प्लस NH3 बन जाएगा। दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है। ठीक, तो ऐसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स और अमाइड्स। ठीक है, देखो नाइट्राइल से अमाइड क्यों लिखा है, क्योंकि पहले नाइट्राइल से अमाइड बन रहा है,
फिर अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो अगर आपके पास कोई डायरेक्ट अमाइड है ना, डायरेक्ट कोई अमाइड है, सपोज ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसके साथ आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसकी रिएक्शन करोगे, ये बन जाएगा। सीधा अमाइड से भी बन सकता है, कोई एसिड अमाइड दिया तब भी ये रिएक्शन हो सकती है। अगर नाइट्राइल दिया तो उसको पहले अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से। तो आप सीधा सीधा अमाइड लेके भी कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब देखो फोर्थ मेथड, ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। अभी देखते हैं फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMgX, ये आपको पता है, तो आप लिख लो यहाँ क्या होता है ये RMgX, ठीक। तो अब इससे कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं इसमें आप लिख लो एक पॉइंट में, हम इसमें क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMgX, इसकी रिएक्शन कराते हैं सॉलिड CO2 के साथ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक। और ये रिएक्शन होती है ईथर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये आप लिख लो शॉर्ट में कि यहां हम क्या कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, बस इतना याद रखना है। तो अब आप लिखो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, ऐसा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक। इसके साथ रिएक्ट कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RMgX, ये लिखा यहाँ। तो यहाँ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ईथर लिख दो, ठीक है। अब आपको पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसमें क्या होता है, Mg तो प्लस होता है, R वाला पार्ट माइनस होता है। और यहाँ आप देखो इस जगह ये थोड़ा सा डेल्टा माइनस होगा, ये थोड़ा सा डेल्टा प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये R वाला पार्ट यहाँ अटैक कर सकता है और ये वाली बॉन्ड यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो सकती है, ठीक। तो आप देखो क्या होगा, ये R वाला पार्ट इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप ऐसे लिखो, कार्बन लिखा तो यहाँ डबल बॉन्ड O कर दिया, R वाले पार्ट को यहाँ कर दिया, यहाँ से O माइनस हो गया, ठीक है, ये बन गया यहाँ से। तो अब देखो अब तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही गया। और देखो अगर O माइनस यहाँ होगा तो R माइनस वाला पार्ट यहाँ जुड़ गया, तो Mg प्लस वाला पार्ट है तो MgX यहाँ जुड़ जाएगा, MgX, और MgX प्लस वाला यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, दैट्स इट। हाइड्रोलिसिस के लिए आपको पता है H2O और H प्लस डाल सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं, ठीक। वाटर के साथ रिएक्शन करनी इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो आपको पता है अब क्या होगा, H प्लस यहाँ से कौन ले लेगा, ये ऑक्सीजन, और OH को कौन ले लेगा, ये MgX वाला पार्ट। तो बस वही लिखना है, देखो C ये वाला लिखा, इस R को मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ R को मैं पीछे लिख देता हूँ, इस R को इस तरफ, इस डबल बॉन्ड को उस तरफ लिख दो या ऊपर लिख दो, डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया। देखो ये डबल बॉन्ड O मैंने इधर लिख दिया, R को इस तरफ कर दिया, ये O माइनस है ना, तो O माइनस के साथ H प्लस जुड़ेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा OH, तो ये बन गया ना RCOOH, ठीक, ये बन गया RCOH बन गया, ठीक है, प्लस MgXOH बन जाएगा। Mg वाला पार्ट जो है प्लस है, तो इस MgX के साथ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ से OH। और देखो आपको पता है वाटर कैसे ब्रेक होता है, ऐसे H प्लस प्लस OH माइनस, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो H प्लस कहाँ जुड़ेगा O के साथ, और OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करा रहा हूँ, इनका एक्चुअल मैकेनिज्म जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो आप हायर क्लासेस में खुद समझ जाओगे, ठीक है। आप इतनी टेंशन मत लो, 12th क्लास के अकॉर्डिंग इतना ही काफ़ी है, तो इतना ही आप कर लोगे तो बहुत सही है। तो ऐसे करके आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो वहां कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन एटम बढ़ जाता है, ठीक। एक एग्जांपल इस रिएक्शन की करके देखते हैं, चलो देखो सपोज यहां मैं ले रहा हूं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डबल बॉन्ड O, तो इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं, कार्बन, देखो ना यहां पहले हमने सिर्फ COO लिया था स्टार्टिंग में, तो जब हमारा एसिड बना तो उसमें एक R भी ऐड हो गया। तो अब देखो यहाँ जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है ना, ये R ऐड होता है, जब आप देखो R जितना बड़ा होगा उतने ही कार्बन एटम आगे ज्यादा हो जाएंगे। सपोज यहाँ मैं ले रहा हूँ, इस R की जगह में अगर ले लूँ हमारा CH3 MgX, ये ले लूँ,
तो आप देखो अभी क्या होगा, ये तो प्लस है, ये माइनस है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो आप देखो कैसा बनेगा, यहाँ से सेम ऐसा बना दो, सी के नीचे आर आ जाएगा, आर की जगह क्या लिखा था अभी CH3, तो सी के नीचे आ जाएगा CH3। तो इस तरफ डबल बॉन्ड हो गया, इस तरफ O माइनस है और MgX यहाँ प्लस है, ठीक। और यहाँ से जब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो क्या होगा, ये आपको पता है अभी, CH3 को पहले लिख दो, C डबल बॉन्ड वैसे लिख दो, OH ये हो जाएगा बस। CH3 को इस तरफ लिख दिया, ये डबल बॉन्ड को ऊपर लिख दिया, इसके साथ H जुड़ जाएगा, प्लस MgXOH हो जाएगा, MgXOH, तो ये बन जाएगा। तो आप देखो स्टार्टिंग में हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था वो कैसा था, उसमें कोई R ग्रुप नहीं था, मतलब एक ही कार्बन था, ये एक ही कार्बन है। तो अभी देखो 2 कार्बन हो गए। तो ऐसे जितना जितना बड़ा हमारा ये वाला ग्रुप है, जो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R जितना बड़ा होगा उतने ही कार्बन आगे प्रोड्यूस होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा मेथड बताओ जहां कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन इंक्रीज हो सकती है, तो ये वाला मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसमें वो चीज हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखो, अब हम देखते हैं 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टोटल हमारे 7 मेथड्स हैं बस, और कुछ नहीं। 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने के लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा, तो आप इसको लिखो, फिर मैं साफ करता हूं इसको। तो अभी आप 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, वो होता है हमारा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। 5th, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस of acid halides and anhydrides। एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एसिड हैलाइड क्या होते हैं, जैसे एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूं, यहाँ हमारा एसिड हैलाइड कैसा होता है, R C डबल बॉन्ड OX, ये ठीक, ये होता है एसिड हैलाइड। मतलब एसिड का OH ग्रुप हटा के X लगाया होता है, तो ये होता है हमारा एसिड हैलाइड। और एसिड एनहाइड्राइड होता है ऐसा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये होता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इसमें OH ग्रुप को हटा के O C डबल बॉन्ड OR ग्रुप ये लगाया होता है, और इसमें X ग्रुप लगाया होता है OH को हटा के। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था पहले वाली क्लास में कि ये एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। तो इनकी हाइड्रोलिसिस करके भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लिखो एक एसिड हैलाइड, जैसे ये हमारा RCOCl है, ठीक। RCOCl है हमारा एसिड क्लोराइड है ये, ठीक। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे वही सेम, हाइड्रोलिसिस के लिए H2O और H प्लस लिख दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, सीधा सीधा लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बस कुछ भी नहीं होगा, और RCOOH बन जाएगा, ठीक है, और प्लस HCl, ठीक। ये लिखना है आपको। देखो कैसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। देखो अगर आप इसको देखो RC डबल बॉन्ड OCl है ना, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना, देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर, तो वाटर में कुछ H प्लस OH माइनस होगा, ठीक। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये H प्लस और Cl यहाँ से निकल गया तो HCl निकल गया, और ये जो OH माइनस था ये यहाँ जुड़ गया इसके साथ, तो बन गया ना RC डबल बॉन्ड OH माइनस, तो OH यहाँ जुड़ गया, तो वही बन गया RCOOH प्लस HCl यहाँ से निकल गया। ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हो, जैसे देखो अगर हम ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप सीधा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर लगा हुआ है COCl, ठीक। तो इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H2O और H प्लस ऐसे करोगे, तो आपको पता है ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, COOH, बस इतना ही करना है। तो यहाँ से बेंजोइक एसिड बनेगा COOH, ये हो जाएगा, ठीक, प्लस HCl, दैट्स इट, इतना करना है। ये हमने लिया क्या, एसिड हैलाइड। अभी हम देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड लेके। तो एसिड एनहाइड्राइड जो होता है वो होता है हमारा, देखो ये होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस R को आप ऐसे करो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, RCO होल 2, ठीक, और O, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप देखो RCO इधर भी है, RCO इधर भी है, तो वही लिख दिया RCO होल 2, और O1 है तो O1 जो है इसको बाहर लिख दिया यहाँ, ऐसा लिख सकते हैं। अगर R की जगह CH3 ले लूं तो ऐसा आ जाएगा CH3CO होल 2 O, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड को, ठीक है।
तो आप देखो एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं हम एक CH3CO2O, ये वाला, ये जो हमने यहाँ लिया, इस R की जगह CH3 पुट कर दिया, ये वाला लेके करते हैं। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे सेम वही तरीका होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से आप बोलोगे H2O और H प्लस लिखेंगे हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से देखो ये CH3CO है ना, CH3CO, तो ये दोनों ही एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो ऐसे करो, ऐसे ट्रिक से याद रखो, CH3 ये वाला है, CO है, तो इसके साथ भी OH ऐड हो जाएगा। देखो ये दो मालिक्यूल है, CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH ये बन जाएगा और ये दो बनेंगे। बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन बीच में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, ये बीच में यूटिलाइज हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है ना, तो आप देखो अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस और OH दोनों निकलेंगे वाटर से, ठीक। तो H प्लस अगर ये यहां से ब्रेक होता है तो OH यहां जुड़ जाएगा, देखो तो यहां से बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH, यहां से ये बन जाएगा इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से, और उस वाले पार्ट के साथ आप देखो अगर यहां से ये ब्रेक हो तो ये इस O के साथ H जुड़ जाएगा, तो देखो ये भी तो वही बन गया RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, ये दोनों सेम बनते हैं। तो आप देखो यहाँ ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, CH3CO है ना, तो CH3COOH बन जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बन जाएंगे सेम, बस 2CH3COH बन जाएंगे। तो ऐसे ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड था, इसकी हाइड्रोलिसिस करके हम एसिड बना सकते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो सिक्स्थ मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। सिक्स्थ मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एस्टर्स कैसे होते हैं? एस्टर्स होते हैं ऐसे, सपोज हमारे पास, मैं लिख देता हूं एक ऐसा एस्टर है, देखो ये बेंजीन रिंग वाला लिख लेते हैं, ये वाला COO यहां लिख दो, COO C2H5 ये लिख दो। देखो मैं आपको बताऊं एस्टर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं R डबल बॉन्ड O OR, ये होते हैं एस्टर्स, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको अगर हम खोल के लिखें तो ऐसा भी बन सकता है R C, ये O गट्ठे भी लिख सकते हो OOR, ऐसा भी है, ठीक। तो इसमें C के साथ 2 O होते हैं और R होता है, ठीक है। इसमें भी वही देखो, यहाँ इस तरफ R होगा, इस तरफ R होगा, मतलब या तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है। तो बीच में COO है, तो यहाँ भी वही है, देखो ये R है, मतलब ये एराइल ग्रुप है, एक्चुअल में AR है, और इस तरफ ये R है और बीच में COO है, ठीक है। ये एस्टर है एक किस्म का, ठीक। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, देखो यहां कुछ करा के देखते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। आप देखो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस में कराऊं तो ये वाला ग्रुप है ना, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है ग्रुप का, तो H प्लस प्लस OH माइनस ये होती है हाइड्रोलिसिस, मतलब जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक। आप देखो अगर यहां से ब्रेक हो, यहां से ब्रेक होगा तो OH माइनस वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH, ये तो एसिड बनेगा यहां से, और H प्लस यहां जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा ROH, तो ये क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। तो इसमें क्या होता है, एक एसिड बनता है एक अल्कोहल बनता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ अगर मैं क्या करूंगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा H2O और H प्लस, ठीक। और यहां से ये क्या होगा, ये वाला ऐसा है ना, ठीक है, इसको खोल के लिख दे, देखो खोल के लिख देता हूं मैं, RC डबल बॉन्ड O इधर है, ठीक। तो आप देखो जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे C डबल बॉन्ड O के साथ OH जुड़ जाएगा, तो कैसा बनेगा, ऐसा बेंजीन रिंग ऐसी ही रहेगी, ठीक है। और ये इधर नहीं इस तरफ लगा है, ठीक है, तरफ लिख देते, ये वाला है, यहाँ C डबल बॉन्ड O ऐसे ही लिख दो, C डबल बॉन्ड O ऐसे ही लिख दो और साथ में OH जोड़ दो, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड मैंने आपको बोला ना, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगी तो OH वाला पार्ट यहाँ लग जाएगा और इस O के साथ H लग जाएगा, तो प्लस क्या आएगा C2H5OH, बस। तो यहाँ क्या बनता है, एक तो एसिड बनता है, ये तो एसिड ही है, एसिड ही है, COOH ग्रुप है, तो ये हमारा अल्कोहल है। C2H5O है यहाँ, तो O के साथ यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके भी हमने एसिड बनाया। और एग्जांपल इसमें देखो, और एग्जांपल देखो अगर, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये हमारा एक एस्टर है,
ठीक है। देखो RCOOR, ये बेसिक जो होता है ना, वो बेसिक यहाँ काम आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ क्या करोगे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है H2OH प्लस, ये कराओगे वाटर के साथ रिएक्शन। तो आपको पता है अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी तो इस तरफ OH लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ OH लग जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये बन गया ना एसिड, देखो ना एक पार्ट एसिड बन गया इस साइड वाला, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और OH, और इसके साथ इस O के साथ H लग जाएगा तो CH3OH बन जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ बन जाएगा CH3OH, एक एसिड और एक अल्कोहल यहाँ से मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक ही मेथड हमारा और बचा है, 7th वाला, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर वो वाला मेथड देख लेते हैं। तो अभी देखो हम देख रहे हैं 7th वाला मेथड, और यहां आप लिखोगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, एल्काइल बेंजीन से हम ये प्रिपेयर करेंगे, और यहां से जो बनेगा वो होगा हमारा एरोमेटिक एसिड। ठीक है, यहां से एलिफेटिक नहीं बनेगा क्योंकि एल्काइल बेंजीन यहां हम यूज करेंगे। तो आप देखो यहां से क्या करोगे, आप कैसे बनाओगे, सीधा सीधा एक एल्काइल बेंजीन लेते हैं। यहां हमने लिया एक एल्काइल बेंजीन CH3 ले लो। देखो ये एक एल्काइल बेंजीन है, ये एल्काइल है, ये बेंजीन एल्काइल बेंजीन है, इसको टॉलिन भी बोलते हैं, इसका नाम होता है कॉमन नेम। तो इसमें पहले आप क्या कराते हो, इसकी ऑक्सीडेशन कराते हो। ऑक्सीडेशन के लिए लिखते हो KMnO4 और OH माइनस। ठीक, देखो ये वही सेम चीज है जो हमने पहले लिखा था ना, एल्कलाइन KMnO4 OH, तो वही लिखा है एल्कलाइन KMnO4 और OH माइनस। OH माइनस का मतलब एल्कलाइन है, तो ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इसकी। ठीक, तो यहां आप लिख दोगे हीट, थोड़ी सी हीट कराएंगे तो यहां से ऑक्सीडेशन होगी। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बन जाएगा हमारा यहां, देखो मैंने आपको बोला था COOK बन जाएगा। अब COOK क्या चीज है, K ये वो पोटेशियम है जो यहां हमने यूज किया है। ठीक है, ये जुड़ जाता है। और आपको मैंने फर्स्ट वाले मेथड में बताया था ना कि ऐसी रिएक्शन में हम दूसरे स्टेप में किससे रिएक्ट कराते हैं, H3O प्लस से कराते हैं। क्यों, क्योंकि पहले स्टेप में क्या हो जाता है, ये वाला K इसके साथ जुड़ जाता है, इसको अगर हमें निकालना है तो हमें इसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ कराना पड़ेगा। देखो जब इसके साथ कराएंगे ना, ये एक्चुअल में होती है हाइड्रोलिसिस। ये कैसी होती है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस होता है। तो आप यहां से ऐसे बोल सकते हो, जो H2O होता है ना, यहाँ H प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक करता है, तो ये जो K है ना, K ये इस KOH के साथ मिल जाता है, तो यहाँ से KOH बन जाता है, तो H प्लस जो होता है वो इसके साथ मिल जाता है, तो यहाँ से COOH बन जाता है। तो वही चीज है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराओगे, H3O प्लस के साथ। चाहे आप सीधा इधर भी लिख सकते हो, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में H3O प्लस, तो सीधा सीधा COOH कर दो इसको। तो अगर दूसरे स्टेप में कराना है तो फिर ये करा के उसके बाद आप लिखोगे कि H3O प्लस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ COOH बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, इस मेथड की एक इंपॉर्टेंट बात होती है, देखो मैं आपको बताऊं, बेंजीन रिंग के ऊपर जितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक और एग्जांपल, देखो यहाँ ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा है CH2 CH2 CH3। ठीक, तो क्या करोगे आप, बेंजीन रिंग के ऊपर जितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसको आपने क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा ऐसे ही कराओगे KMnO4 और OH माइनस और हीट, ऐसे करोगे। तो जितना मर्जी बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा आपने ऐसे ही कराना है, आपने कुछ भी नहीं करना, COOK बनाना है पहले बस। आपने ये नहीं देखना कि कौन सा यहाँ से कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा COH बनेगा, ये मत देखना। जितना मर्जी बड़ा एल्काइल ग्रुप है सीधा पहले COOK बना दो, नेक्स्ट स्टेप में H3O प्लस दो उसको। ठीक है, और क्या बन जाएगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक, और यहां से मैंने आपको बताया था एल्काइल बेंजीन है, ये एल्काइल बेंजीन है, ये वाला भी एल्काइल बेंजीन है, ये भी एल्काइल बेंजीन है। तो एल्काइल बेंजीन से आप कौन सा बना सकते हो, एरोमेटिक ही बना सकते हो। देखो यहां से एरोमेटिक एसिड ही बन रहा है ना, तो यहां से बेंजोइक एसिड ही बनेगा बस। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कभी, देखो एक और एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, अगर कभी ऐसा होगा यहां भी CH3 लगा है और नीचे भी CH3 लगा है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही जगह COH हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, सेम KMnO4 और साथ में OH माइनस, मतलब एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, थोड़ी हीट करोगे, तो CH3 इधर भी है CH3 इधर भी है, दोनों ही जगह क्या हो जाएगा, जहां देखो इधर CH3 था तो COOK हो गया था, तो यहां भी क्या हो जाएगा, COOK इधर भी हो जाएगा, नीचे CH3 है तो नीचे भी COOK हो जाएगा।
और नेक्स्ट स्टेप में जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, यहाँ H प्लस H3O प्लस दोगे, आपको पता है ना H3O प्लस का मतलब, ये इसका मतलब यही होता है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्योंकि जब इन दोनों को मिलाते तो इसके जो लोन पेयर होते हैं ना, ये इस H प्लस को ले लेते हैं, तो H3 हो जाता है और O और या लोन पेयर देता है, इसकी वजह से यहाँ H3O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये आप लिख सकते हो H3O प्लस। तो आप देखो क्या बनेगा यहाँ से, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ से हमारा ऐसा ही होगा, COH इधर भी हो जाएगा, COH इधर भी होगा, दोनों जगह COH। तो आपने याद रखना है कि अगर ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा, जितने जिधर आपको एल्काइल ग्रुप दिख रहा है उसी को COH में कन्वर्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो और एग्जांपल आप देख सकते हो, चाहे कोई और किस्म का भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सपोज यहां ऐसा एल्काइल ग्रुप है C, यहां लिख दो आप CH, ठीक है, यहां CH3 लिख दो, यहां CH3 लिख दो। अगर ऐसा भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है फिर भी आप वही काम कराओगे, वही सेम पहले स्टेप में क्या होगा, वही KMnO4 के साथ कराओगे, COK बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही हमारा एसिड बन जाएगा COH। इतना आपको याद रखना है कि इस केस में जितने जो एल्काइल ग्रुप लगा होगा, जैसा मर्जी हो, सीधा सीधा COH बनेगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मैकेनिज्म होता है, तो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, अभी के लिए आपके लिए इतनी ट्रिक ही काफी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यही थे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ खत्म होते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप वहाँ मेरे से कंटेक्ट करके पूछ सकते हो, हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अभी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं, आप लिख लो इसको। तो अभी देख लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एक ही बार मैंने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख ली है, ठीक है। आप एक बार इसको लिख भी सकते हो या फिर पहले समझ लो फिर आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। देखो बहुत आसान चीज़ है, तो आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होती है आसान है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी टफ होती है। देखो यहाँ पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब आपको पता है कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो आपको इसमें सिर्फ याद रखना पड़ता है, एज इट इज थोड़ा सा समझना पड़ता है, कोई इसमें कोई डिटेल या फिर कोई ऐसी डाउट मत रखना आप, ठीक। तो आप सीधा सीधा मान लो फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स, मतलब पहले 3 मेंबर जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता, वो लिक्विड्स होते हैं विद पंजेंट स्मेल। उनकी स्मेल कैसे होती है, पंजेंट। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है कुछ अनप्लेजेंट स्मेल होती है, कुछ ऐसी, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट 6 मेंबर्स आर ऑयली लिक्विड्स। उसके आगे वाले 6 मेंबर जो होते हैं, पहले 3 कैसे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, पंजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट 6 मेंबर्स आर ऑयली लिक्विड, उसके बाद जो 6 मेंबर्स है नेक्स्ट वो कैसे ऑयली लिक्विड से, ठीक है, ऑयली लिक्विड से विद अनप्लेजेंट ऑर्डर। उनकी भी जो ऑर्डर है मतलब स्मेल है वो कुछ अनप्लेजेंट है, कुछ अच्छी स्मेल नहीं है, ठीक है। हायर एसिड्स आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स, ये लिखा है वैक्सी। जो हमारे हायर एसिड्स होते हैं मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। हायर का मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन एटम है, ठीक है, उनको बोलते हैं हायर। उसके बाद ये याद रखो बेंजोइक एसिड्स एंड इट्स होमोलोग्स आर कलरलेस लिक्विड्स, मतलब जो ये कलरलेस सॉलिड्स बेंजोइक एसिड होता है जो, और उसके जो होमोलोग्स आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में होमोलोगस सीरीज, 11th में भी पढ़ा होगा। हम बस होमोलोगस का मतलब इतना समझेंगे कि बेंजोइक एसिड और उसकी होमोलोगस का मतलब है बेंजोइक एसिड के आसपास वाले जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड जैसे, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, ठीक। ये थी हमारी इसकी फिजिकल स्टेट। अब देखो दूसरी चीज है सॉल्युबिलिटी। तो आप देखो यहाँ लिखा है अमोंग एलिफैटिक एसिड्स, मतलब जो हमारे एलिफैटिक एसिड्स है उनमें फर्स्ट 4 मेंबर्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। पहले 4 मेंबर जो है मतलब 4 कार्बन तक, 4 मेंबर का मतलब है 4 कार्बन तक, ठीक है। पहले 4 मेंबर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास उनका बढ़ता जाता है मतलब कार्बन चेन बड़ा होता जाता है तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो वाटर में घटती जाती है, ठीक है। क्या याद रखोगे, एलिफैटिक एसिड्स में पहले 4 मेंबर्स मतलब फर्स्ट 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, वो हो गए पहले 4 मेंबर, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबिलिटी घटती जाती है विद राइज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो सॉल्युबिलिटी पानी में घटती जाती है।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा तो वो ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ेगा, तो ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो वाटर में घटती जाती है। ठीक है, अब देखो बेंजोइक एसिड इज पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड आपको पता है ऐसा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर COH लगा होता है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये कौन सा है? एरोमेटिक एसिड है। ठीक है, ये हम एलिफेटिक की बात कर रहे थे, यहाँ एरोमेटिक है बेंजोइक एसिड। इज पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्युबल हो जाता है कोल्ड वाटर में, लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। देखो लिखा है बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मतलब हॉट वाटर जो होता है उसमें बेंजोइक एसिड सॉल्युबल होता है। ठीक, आपको एज इट इज याद रखना है। देखो ये जो कंपाउंड्स है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हम वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी देख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे ईथर हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो रूल लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे में ही डिजॉल्व होता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है, इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये हम वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं कि पानी में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं। बाकी एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी इनकी तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही होगी। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बिल्कुल सॉल्युबल हो जाएंगे। देखो बेंजोइक एसिड इज पार्शियली सॉल्युबल। बेंजोइक एसिड जो होता है कोल्ड वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर में जो है कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर मेंबर्स इन वाटर इज ड्यू टू H बॉन्डिंग विद वाटर। जो लोअर मेंबर्स हैं जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, वो पानी में इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता है सॉल्युबल तब ही चीज होगी, एक चीज दूसरे में तब ही सॉल्युबल होती है जब वो दूसरी के साथ इंटरेक्शन कर पाए। तो ये वाले जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना लेते हैं, तो इसीलिए जब इनको वाटर में डिजोल्व करो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। देखो जैसे ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, देखो RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी वही है RC डबल बॉन्ड OH। तो इधर हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल है, देखो HOH है, ये HOH वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। जब इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो देखो वाटर जो होता है ना, इसमें भी OH है तो यहाँ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ H के ऊपर डेल्टा प्लस होता है, इसमें भी यहाँ कुछ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ कुछ डेल्टा माइनस है, यहाँ कुछ डेल्टा प्लस है, तो यहाँ भी कुछ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। ठीक, तो आप बोलोगे आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब एक हाइड्रोजन जो होता है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे सपोज ये हमारा वाटर है, ठीक, तो इस तरफ अगर कोई ऑक्सीजन है, ठीक, मतलब कोई ऑक्सीजन है, सपोज C डबल बॉन्ड O ही है, ठीक है, तो आप देखो यहां से इसके ऊपर क्या चार्ज है? डेल्टा माइनस, यहाँ क्या है? डेल्टा प्लस, यहाँ भी क्या है? डेल्टा प्लस। इस ऑक्सीजन के ऊपर ये कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस है। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डेल्टा माइनस इसको इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ वैसे ही बॉन्डिंग हो रही है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका ऑक्सीजन जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता होगा तो आप समझ जाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 11th क्लास में आप पढ़ते हो, बेसिक टॉपिक है। तो देखो जो चीज किसी में सॉल्युबल होती है कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होनी चाहिए, तो इसके लोअर मेंबर हैं जो वो वाटर में इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाते हैं, कार्बन चेन बढ़ता जाता है ना, तो उस टाइम आपको पता है कार्बन चेन बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, ये R वाला पार्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ेगा तो दूसरी चीज है कि जो वो ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ेगा तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है। जब ऑर्गेनिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। तो वही यहाँ मैंने लिखा था कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से घटती जाती है। सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ जो है वो पानी में सॉल्युबल होते हैं और बाकी के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। ठीक, अब देखो उसके बाद आप एक ये चीज चेक करो कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं डबल बॉन्ड OH वाले, ठीक, ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। कैसे? देखो जैसे ऐसे आप लिख सकते हो, ये वाला है, ठीक, और इसके साथ आप कोई और लिख लो, सपोज यहाँ C डबल बॉन्ड OH है। आप देखो यहाँ इसके ऊपर आएगा हमारा, यहाँ देखो डेल्टा माइनस होगा, यहाँ इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा, यहाँ डेल्टा माइनस होगा। तो आप देखो ये वाला डेल्टा माइनस और ये वाला H, सिर्फ मैंने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया इसको। ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा जूम कर लेना, ठीक है,
ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा मैंने उल्टा करके लिख दिया। इन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक। तो अब देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से क्या होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो कैसे होंगे। देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड, मतलब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स और इवन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। मतलब क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसमें कुछ पोलैरिटी भी है, कुछ ना कुछ पोलैरिटी भी होती है, ठीक है। तो जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं उससे ज्यादा पोलैरिटी होती है इसमें, ठीक। तो आप बोलोगे इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स। मतलब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और ईथर से हायर होते हैं, क्योंकि इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स और ईथर्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब देखो आर इवन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, अगर हम एक कंपेयर करके, मतलब 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन वाला अल्कोहल भी लेके आए तो अल्कोहल से भी इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये आप याद रखोगे। तो यही 3 प्रॉपर्टीज ही अगर आप फिजिकल कर लेते हो तो काफी है, ठीक है। तो इनकी आप 4 भी बना सकते हो, यहाँ फिजिकल स्टेट साथ में ऑर्डर भी लिख सकते हो अलग से यहाँ से निकाल के, ठीक है। आप 12th क्लास में पढ़ते हो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ही थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आई होंगी कि फिजिकल स्टेट कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ ऑयली लिक्विड होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी जो पानी में कैसे सॉल्युबल होते हैं, कुछ स्टार्टिंग के जो होते हैं 3-4 मेंबर पानी में सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, बाकी वाले जैसे जैसे बढ़ता जाता है कार्बन चेन तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट इनके हायर होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन से, ईथर से, हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये वाले हमारे जो अल्कोहल से, इनसे भी हायर होते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, कल हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शंस है उनको सिर्फ 2 ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। तो इसको आप लिखो, प्रिपरेशन करो, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।